नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का अंग्रेजी की पाठशाला में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ संस्कारा। तो दोस्तों, संस्कारा एक ऐसी नॉवेल है जिसे UR अनंत मूर्ति जी ने लिखा है एंड मैंने पिछले वीडियो में 2019 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू द नॉवेल संस्कारा मैंने दिया है। एंड आप वहाँ ये भी देख सकते हैं कि हमें नारायणप्पा एंड परनेश आचार्य के कैरेक्टर्स के बीच में क्या कंपैरिजन है एंड क्या उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को मैच किया गया है, वो भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये जानकारी हासिल करनी है तो आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं एंड उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि 2020 में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके MEG 14 के ब्लॉक 3 से आया है। दोस्तों, ब्लॉक 2 में आपका जो तुगलक है उस ड्रामा से आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो आते हैं एंड ब्लॉक 3 में आपके दो ऑप्शंस आपको मिलेगा। एक तो आप तामस का जो तामस नॉवेल है उससे भी आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो संस्कारा नॉवेल से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा जो कि 2020 में आया है। सो पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को इकट्ठा करके मैंने ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बनाया है एंड दिस आंसर इज रिटन बाय मी। एंड ये जो नोट्स है ये मैंने खुद के लिए प्रिपेयर किया है एंड मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ डज संस्कारा डिपिक्ट्स क्लास एंड कास्ट डिवीजन इन इंडियन सोसाइटी। दोस्तों, जब भी हम किसी नॉवेल के बारे में पढ़ते हैं, उसके समरी के बारे में जानते हैं, उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, तो वो हमारे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एनफ नहीं माना जाता है। अगर हमें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर को लिखना है तो वो हमें पूरी तरीके से जज करने के लिए एंड एक मीन स्टूडेंट को कितनी जानकारी है उस नॉवेल के बारे में ये जानने के लिए वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। लाइक हाउ डज संस्कारा डिपिक्ट्स कास्ट एंड क्लास डिवीजन, यानी कि इंडियन सोसाइटी में किस तरीके से UR अनंत मूर्ति ने कास्ट और क्लास डिवीजन को डिपिक्ट किया है यानी कि प्रेजेंट किया है। तो आइए पढ़ते हैं इसका आंसर। संस्कारा बाय UR अनंत मूर्ति इज अ क्लियर पोर्ट्रेयल ऑन द क्लास एंड कास्ट हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस टाइम। दोस्तों, प्री इंडिपेंडेंस टाइम यानी कि आज़ादी से पहले अगर देखा जाए तो ऐसा बहुत मीन्स कास्ट को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। मैं यहाँ लिखती हूँ दोस्तों। सबसे पहला जो था वो ब्राह्मण्स का था। जो हमारा सेकंड था दोस्तों उनमें आते थे क्षत्रियज। क्षत्रियज मीन्स द वॉरियर कास्ट। देन थर्ड जो था उसमें आपके बिजनेसमैन, पीजेंट फार्मर्स एंड मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स, ऐसे कैटेगरी के लोग आते थे। और जो सबसे लास्ट था दोस्तों हमारा, सबसे लास्ट में शूद्रज यानी कि अनटचेबल्स आते थे। तो इस तरीके से 4 भागों में विभाजित किया गया था कास्ट सिस्टम को और इसी रूढ़वादिता और इसी चीज की सोच को लेकर के वहां लोगों को जीने का अधिकार था। तो यहाँ जो अग्रहारा के ब्राह्मण्स होते हैं दोस्तों वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं सिर्फ आउटर कास्ट के लोगों को ही नहीं बल्कि जो अपर कास्ट की ब्राह्मण विमेन होती हैं उन्हें भी वो डिस्क्रिमिनेट करके रखते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो विमेन को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया है। देन अगर मेन एलिमेंट्स की तरफ हम जाए तो यहाँ कम्युनलिज्म को भी डिपिक्ट किया गया है और कास्ट को हर तरीके से सर्वोपरि माना गया है। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि दिस नॉवल प्रेजेंट्स द केस स्टडी विद अ सब टाइटल। अगर इसका सब टाइटल देखा जाए दोस्तों तो राइट फॉर अ डेड मैन है, यानी कि एक मरा हुआ व्यक्ति जिसका हमें रिचुअल्स, जिसकी बॉडी को हमें क्रिमेट करना है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व यहाँ के जो ब्राह्मण्स हैं वो रिचुअल्स को दे रहे हैं। तो हियर विच बिकम्स द मोस्ट क्रिटिकल इशू। दोस्तों देखा जाए तो ये जो इशू है ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि पूरे नॉवेल में कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम फिरकर नारायणप्पा की बॉडी को क्रिमेट करने का ही सवाल खड़ा होता है, जिसे लेकर के अग्रहारा के सारे ब्राह्मण्स सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं एंड वो ये मानते हैं कि जस्ट बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मण सो एक ब्राह्मण को ही अधिकार है कि उसकी बॉडी को वो क्रिमेट कर सके। सो दोस्तों आगे ये प्लॉट और भी ज़्यादा क्रिटिकल होता जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें एक तरीके का अनवर्दी डोमिनेंस दिखा है। यहाँ के जो लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने एक सेट ऑफ रूल फॉलो किया है। दोस्तों आर्यंस के टाइम पे एंड अर्ली वैदिक लिटरेचर में अगर देखा जाए तो संस्कृत में जितने भी रिचुअल्स होते थे, वेद पुराण जो होते थे वो लिखे जाते थे एंड लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइसेस वेर डन। उस वक्त कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस किए जाते थे जिन्हें मीन्स हम फोर्सेस ऑफ द नेचर को प्रे करने के लिए वो सारे
सैक्रिफाइसेस करते थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये ब्राह्मण्स या फिर जो पुरोहित होते हैं वही कर सकते हैं। तो दोस्तों इन लोगों ने, यानी कि ब्राह्मण कास्ट के लोगों ने, जो कि पहले कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को मोनोपोलिकली मैनिपुलेट किया है दोस्तों। और इसी वजह से सबसे बड़ा कारण जो है दोस्तों यही है कि UR अनंतमूर्ति ने, बीइंग अ ब्राह्मण, UR अनंतमूर्ति was also a Brahmin, but still he depicted the reality of the barbaric civilization. And ऐसे बहुत सारे ऑथर्स भी हैं जिन्होंने अपने नॉवल के ज़रिए या फिर अपने आर्टिकल के ज़रिए UR अनंतमूर्ति के इस नॉवल को काफ़ी अप्रिशिएट किया है, और इनसे ही आइडियाज़ लेके उन्होंने अपने क्रिटिकल बुक्स को लिखे हैं, जिनके बारे में मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दूंगी। तो द नॉवल ओपन्स इट गेट्स टुवर्ड्स अ कम्युनिटी वेयर अ फिक्स्ड सेट ऑफ रिचुअल्स रूल्स वेर एस्टैब्लिश्ड फॉर पीपल लिविंग देयर। यानी कि यहाँ पर अगर आप एक नॉवल, जैसे कहते हैं ना कि एक ड्रामा का पर्दा खुलता है तो दर्शकों का एंटरटेनमेंट शुरू होता है, तो दोस्तों जैसे ही ये नॉवल ओपन होता है वहाँ हमें ये दिखता है कि जो चंद्री है, चंद्री नाम की एक महिला होती है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है, एक कॉन्क्यूबाइन होती है नारायणप्पा नाम के एक आदमी की। देन वो आती है पन्नेश आचार्य के पास में एंड वो ये खबर उन्हें देती हैं कि अब उनकी डेथ हो चुकी है, यानी कि नारायणप्पा की डेथ हो चुकी है और उनकी बॉडी को क्रिमेट करने की बारी आ गई है। तो इसी चीज़ को लेके पन्नेश आचार्य एंड वहाँ के अग्रहारा के जितने भी ब्राह्मण्स होते हैं वो सब काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड द अपर कास्ट ब्राह्मण होल्ड्स द पावर टू कैटेगराइज पीपल। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं, यानी कि जो ब्राह्मण कास्ट के लोग हैं, वो डिफरेंट कास्ट के लोगों को कैटेगराइज करते हैं, और इसी वजह से जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट उन्हें सहना पड़ता है, जो अनवर्दी ट्रीटमेंट उन्हें सहना पड़ता है दोस्तों, वो बन जाता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि इस पूरे प्लॉट का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो सिर्फ और सिर्फ एक बार्बरिक या फिर एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है जो कि अग्रहारा के बाकी लोग एंड वहाँ की स्पेशली वहाँ की महिलाएं जो है वो झेलती हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो विमेंस को भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आप लोग चाहेंगे देन मैं नेक्स्ट वीडियो में विमेन को किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया 4 से 5 एग्जाम्पल लेकर के मैं वो वीडियो बना दूंगी। सो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि बाय सप्रेसिंग द वॉइस ऑफ अदर कम्युनिटी पीपल एंड ओवर यूटिलाइजिंग द powers of ritual, the Brahmin of Agrahara has created the hollow foundation. अगर देखा जाए तो इस फाउंडेशन की जो खोखली नींव है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के अग्रहारा के ब्राह्मण्स ने रखी है, जस्ट बाय डिवाइडिंग द पीपल इनटू डिफरेंट क्लासेस। उन्होंने कुछ ऐसे रिचुअल्स रखे हैं जो कि पीपल को फॉलो करने पड़ेंगे ताकि वो उस कम्युनिटी का हिस्सा बन के रह सकें। A society where caste system strictly follows the baseless principle, a society that openly discriminate women by utilizing their bodies to produce children and lock their voices within 4 walls। यहाँ महिलाओं की जो आवाज़ है वो 4 दीवारी के अंदर ही छिपी हुई है कहीं ना कहीं, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने का एक मशीन समझा जाता है। दोस्तों अगर पूरी तरीके से UR अनंतमूर्ति के नॉवल को एनालाइज किया जाए तो हमें सबसे बेस्ट विमेन डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कुछ ऐसी भी मतलब महिलाएं होते हैं जैसे कि लक्ष्मी देवम्मा जो होती हैं, जस्ट बिकॉज शी बिकेम अ विडो एंड बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती हैं उनकी, एंड जस्ट बिकॉज शादी के बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उन्हें कम्युनिटी के बाहर रखा जाता है एंड कोई भी ब्राह्मण उनका चेहरा नहीं देखता है, एंड उन्हें एक तरीके से आप देखें तो उन्हें एक तरीके से कूड़ा या कचड़ा ही माना जाता है। बाकी जितने भी ब्राह्मण्स होते हैं उनके नज़रों में उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, और बाकी जितनी भी अपर कास्ट ब्राह्मण महिलाएं होती हैं उनका मीन्स यहाँ पर दोस्तों ऐसे भी कोटेशंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मीन्स कमेंटेबल है, जो कि मीन्स वहाँ के लस्ट जो मतलब लस्टी ब्राह्मण्स होते हैं जिनके मीन्स नज़रों में हवस भरी हुई रहती है। वैसे तो वो एक तरफ महिलाओं को ऐसे मीन्स बुरी नज़रों से देखते हैं और दूसरी तरफ अपने आप को ब्राह्मण जताकर काफ़ी सर्वोपरि मानते हैं। तो दोस्तों नॉवेल में ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जिन्हें अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो अ सोसाइटी वेयर कास्ट सिस्टम स्ट्रिक्टली फॉलोज द बेसलेस प्रिंसिपल, यानी कि इस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ
रिचुअल्स के नाम पर है, सिर्फ और सिर्फ नियम के नाम पर है। वन कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट हाउ द बेस ऑफ रिलीजियस वल्चर इज कैरिंग अवे द फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ कॉमन पीपल हियर। मीन्स किस तरीके से कहते हैं ना कि एक ऐसा पंछी जो कि लोगों की आज़ादी को लेकर वहां से उड़ जा रहा है एंड वो वापस कभी भी नहीं आता है। यहाँ लोगों को अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने का कोई हक नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 2-3 राइटर्स का रेफरेंस यहाँ आप लोगों को दूंगी, एग्जाम्पल दूंगी, जिन्होंने कमेंट किया है। जब भी हम इस तरीके का कोई आंसर लिखते हैं तो वहाँ जो एग्जामिनर है वो हमसे ये चाहता है कि हम बाकी जो मतलब नैरेटर्स हैं, बाकी जितने भी क्रिटिक्स हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पर मेंशन करें। हम इस आइडिया को, हम इस क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं अपने माइंड में कि चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए हमें घुमा फिरा के समरी ही लिखनी है, जो कि गलत है दोस्तों। अगर आप सिर्फ और सिर्फ समरी लिख कर आएंगे देन आपको एक एवरेज मार्किंग ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको खुद के मार्क्स से सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं होगा एंड नाइदर द एग्जामिनर विल गेट सेटिस्फाइड बाय लुकिंग एट योर आंसर। दैट इज व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द आंसर टू द पॉइंट एंड डिफरेंट क्रिटिक्स के बारे में अगर आप मेंशन करते हैं तो आप अपने आंसर का जो वजन है, जो वेटेज है, उसे बढ़ा देते हैं। तो पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आता है एंड मार्क्स भी वो दिल खोल कर आपको देता है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं कि जो हमारे वीएस नायपॉल हैं उन्होंने क्या लिखा है अनंत मूर्ति के नॉवेल के बारे में। ही इज अ प्रोमिनेंट राइटर एंड has aptly described the portrayal of Hindu society written by अनंत मूर्ति। उन्होंने भी एक मीन्स नॉवेल लिखा है जिसका नाम है वुंडेड सिविलाइजेशन। उसमें उन्होंने, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल बुक है दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी आपको नज़र आएगी एंड यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि किस तरीके से हमारा जो बार्बरिक सिविलाइजेशन है जिसमें हिंसा भरी हुई है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स के नाम पर, वो इन्होंने पोर्ट्रे किया है। वेयर ही मेंशंस द बार्बरिक सिविलाइजेशन एंड रिचुअल्स recorded in book are vital than intellect और creativity। यहाँ कोई भी किसी भी साइंटिफिक वे को या किसी भी लॉजिकल वे को नहीं अपनाता है। यहाँ पर ब्राह्मण्स के लिए सिर्फ उनके रूल्स, उनके रिचुअल्स, उनके वैदिक प्रिंसिपल्स ही सर्वोपरि हैं एंड बाकी जितनी भी साइंटिफिक चीज़ें हैं या फिर जितनी भी लॉजिकल चीज़ें हैं, इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं, वो सब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो अनंत मूर्ति हिमसेल्फ इज अ रेशनल ब्राह्मण। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था दोस्तों, अनंत मूर्ति जो हैं वो खुद एक ब्राह्मण है, लेकिन उन्होंने ओपनली मीन्स ही डेपिक्ट्स द एम्प्टी वेजल ऑफ रिलीजियस क्लेम ऑफ ओवर कॉन्शियस ब्राह्मण हु बिलीव दैट ह्यूमन प्यूरिफिकेशन एंड प्रॉब्लम्स कैन बी डायरेक्टली सॉल्व्ड थ्रू फॉलोइंग इलॉजिकल रूल्स ऑफ अ सोसाइटी। यानी कि इलॉजिकल रूल्स को फॉलो करना, कुछ ऐसे भी नियम्स थे जिनको फॉलो करने से वो मतलब कहते हैं ना कि एक आउटर कास्ट के लोगों के लिए या फिर उन महिलाओं के लिए जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उन्हें अपने कम्युनिटी से बाहर रखा जाता है। यहाँ तक कि अगर उन्हें कम्युनिटी के अंदर की किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ ही क्यों ना हो, उन्हें एक अपर कास्ट ब्राह्मण की हेल्प लेनी पड़ती है एंड उनका चेहरा देखना भी वहाँ निषेध होता है, यानी कि वहाँ प्रोहिबिटेड होता है दोस्तों। तो इस तरीके के खोखले रूल्स के ऊपर अग्रहरा जो है वो बसा हुआ होता है, जहाँ पे ऐसे ढोंगी ब्राह्मण्स रहते हैं जो कि नारायणप्पा एक डेड इंसान की बॉडी को क्रिमेट करने की जगह रिचुअल्स, वेद, पुराण, स्क्रिप्चर्स, सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं एंड उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, एक छोटा सा मुद्दा है दोस्तों, किसी की बॉडी है देन हमें उसे क्रिमेट कर देना चाहिए विद इन 24 आवर्स, लेकिन वहाँ वो लोग इसी चीज़ के फैक्ट को, इस फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अपने रिचुअलिस्टिक तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड दोस्तों, अगर इन ब्राह्मणों के ऊपर बॉडी को क्रिमेट करने का दायित्व पूरी तरीके से सौंप दिया जाता तो बॉडी लास्ट में सड़ जाती एंड मीन्स वो बॉडी इतनी ज़्यादा हॉरिफिक कंडीशन में हो जाती है दोस्तों कि कोई उसे देख तक नहीं पाता। उस बॉडी की वजह से पूरे के पूरे गांव में प्लेग फैल रहा होता है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने रिचुअल्स को सर्वोपरि मानते हैं, उन्हें फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं और बॉडी को वो लोग छोड़ देते हैं। ऑल्दो चंद्री विद द हेल्प ऑफ अहमद बरी, यानी कि अहमद बरी नाम का एक फिश मर्चेंट होता है, उसकी हेल्प से चंद्री नारायणप्पा की बॉडी को क्रिमेट कर देती हैं समहाउ, लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण्स जो हैं ये अपने रिचुअल्स के पीछे ही भागते रहते हैं। तो दोस्तों,
यहाँ पर अगर वुमेन को देखा जाए तो वुमेन को हर तरीके से लस्ट की नज़रों से देखा जाता है एंड thus making it unsafe for them. यहाँ पर although it was a Brahminical society but still women are mostly unsafe. And the novel as you can see here this opens with नारायणप्पा's death. जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया दोस्तों कि ये नारायणप्पा के डेथ से ओपन होता है और कहीं ना कहीं ड्वेल हो जाता है यानी कि डूब जाता है ब्राह्मण्स के रिचुअल्स में. अब इन शॉर्ट अनंत मूर्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिंटिंग टू एन अर्जेंट नीड ऑफ रिवैम्प इन हिंदू सोसाइटी. यहाँ उन्होंने अपनी लेखनी से, दोस्तों कहते हैं ना कि अ पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड. पेन को यानी एक कलम की ताकत एक तलवार की ताकत से ज़्यादा इसलिए मानी गई है क्योंकि कई बार वो काम जो एक तलवार नहीं कर सकता वो एक कलम कर देता है. तो यहाँ हमारे जो UR अनंत मूर्ति है इन्होंने अपने कलम की ताकत से हमें ये बताया है किस तरीके से हिंदू सोसाइटी एंड किस तरीके से इलॉजिकल ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स की वजह से विमेंस एक्सप्लॉइट हुए हैं, डिस्क्रिमिनेट हुए हैं एंड लोगों में कम्युनलिज्म पैदा हुआ है एंड किस तरीके से कास्टिज्म को सर्वोपरि माना गया है एंड डिफरेंट स्फीयर्स यानी कि डिफरेंट सीन्स इस पूरे नॉवेल में आपको ऐसे दिखाए गए हैं जिसमें एक तरफ विमेन को सिर्फ और सिर्फ लस्ट की नज़रों से देखा जा रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन मीन्स दे आर यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन ये कह सकते हैं, या फिर और जो बाकी जो कास्ट के पीपल हैं उन्हें भी सप्रेस करके रखा जा रहा है. आम जनता को अपनी वॉइस को उठाने का अधिकार एकदम भी नहीं है दोस्तों. तो दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ अपने इलॉजिकल ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स की वजह से. तो इस कड़वी सच्चाई का जो चित्रार्थ है यानी कि जो चरित्र है वो हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है हमारे UR अनंत मूर्ति ने. ही अटेम्प्ट टू एग्जिबिट द वाइसेस एंड फॉलीज ऑफ रिलीजन डॉगमेटिज्म थ्रू द नॉवेल विथ इंटेंट टू इरेडिकेट द सोशल इविल्स लाइक अनटचेबिलिटी. सोशल इविल ही मान सकते हैं, अछूतता या फिर एक कास्ट सिस्टम एक कम्युनलिज्म जो है उसे इरेडिकेट यानी कि उसे प्रोहिबिट उसे स्टॉप करने की कोशिश की है हमारे UR अनंत मूर्ति जी ने. सो दोस्तों यही था मेरा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों के लिए. एंड ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में आया है. दैट इज़ वाई आई हैव रिटन दिस आंसर. आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. अगर आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट.